एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम रूबरू। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर और इस प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और ये हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही इन्होंने गवर्नमेंट के कई बड़े पदों पर भी काम किया है, जिसमें से कुछ हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एंड एग्रीकल्चर। इसके साथ ही गवर्नमेंट के पदों से रिटायर होकर इन्होंने हाल ही में बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। और ये हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आपसे जानना चाहूँगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके साथ ही आपने मिनिस्ट्री के कई बड़े पदों पर भी काम किया है और अभी हाल ही में आपने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। तो क्या सोच के आपने बीजेपी ज्वाइन की कि आपको ख्याल आया कि नहीं, अब मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, आज के हालात में मैंने भारत सरकार में काम किया विभिन्न पदों पर, आपकी बात सही है। लेकिन आज के हालात में आप देखिए कि राजनीति देश की किस तरफ जा रही है। राजनीतिक दलों को आप देखिए, मैंने उनको देखा है इलेक्शन कमीशन में भी किस तरह आते थे, क्या है उनका और क्या रुझान पब्लिक का है और क्या क्रेडिबिलिटी है, सबसे बड़ी बात पार्टी की। तो आप देखेंगे कि किसी पार्टी में कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। वो आज किसी पार्टी में, कल किसी पार्टी में है और उनके कुछ कायदे कानून हैं। लेकिन मैंने देखा कि ये बीजेपी पार्टी जो एक दृढ़ पार्टी है, एक स्टैंड करती है खुद अपने को और देश को और अपने वर्करों को और अपने कार्यकर्ताओं को पूरी स्ट्रेंथ देती है। और ये भी मैंने देखा कि कितनी ईमानदारी की झलक दिखती है, जिसकी वजह से आज देश का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान और युवा, हर का वर्ग, पढ़ा लिखा, सेनानी हो या पूर्व के अधिकारी हों, उनका सभी का रुझान मोदी जी की तरफ है। क्यों? क्योंकि मोदी जी का जो एक सपना है देश को आगे ले जाने का भविष्य में, और जिस तरह से उन्होंने 8 सालों में काम किया है देश के लिए, कहीं पर ना तो कोई अनियमितता बरती गई है, ना कोई भाई भतीजावाद उन्होंने अपने लिए किया है, इवन अपने परिवार को भी उन्होंने अपने साथ नहीं रखा है। और जो भी टाइमलाइन है, मैंने देखा है कि जो भी टाइमलाइन उन्होंने दिया किसी भी काम के लिए, देश की कोई भी योजना हो, कोई परियोजना हो, कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, उसमें उन्होंने कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उनके जो भी प्रोजेक्ट हैं समय से पहले पूरे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काम करने की इच्छा है और हर एक नई चीज़ को वो लाना चाहते हैं, देश को डेवलप करना चाहते हैं, देश का भविष्य उनको दिखता है। और इसी वजह से वो एक विश्व के एक अच्छे नेताओं में गिने जाने लगे, जिनको कि आप देखेंगी कि अमेरिका ने, जब मैं विदेश मंत्रालय में था उस समय ये मुख्यमंत्री थे, इनको अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ राइट्स हो गए थे। उसमें इनको डाला जा रहा था कि इन्होंने करवाए हैं, इसलिए उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा था अमेरिका जाने के लिए। और एक आज देखिए वक्त है कितना बदल गया है कि आज बाइडेन साहब उनको मुड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी साहब, इससे पहले ट्रंप आए देश में, ट्रंप का भी क्या बिहेवियर था हमारे मोदी जी के लिए। तो ये सब बातें देख के मैंने सोचा कि एक ऐसी पार्टी के साथ जाएं जो एक ईमानदार पार्टी हो और लोगों को काम करने का उसमें जज्बा हो, और वो आज काम करने के लिए तैयार हैं और इनमें कोई भी लालसा नहीं है। आप देख लीजिए 370 को देख लीजिए, इन्होंने लागू कर दिया, ये विल पावर है। आप इनको देखिए कि राम जन्मभूमि को मुद्दा 450 साल पुराना है, उन्होंने आज हल करके दिखा दिया और वहाँ पे उसका शिलान्यास हुआ। ये क्या है? कोई राम जी यहाँ के अलावा तो कहीं पैदा नहीं हुए, तो हिंदुस्तान में अगर उनको जगह नहीं दे पाए हमारे देश के लोग, तो कहाँ देंगे? विश्व में कोई स्थान नहीं फिर तो। इसीलिए उनका दृढ़ संकल्प, उनका विश्वास और काम करने की जो धारणा है वो हमको पसंद आई। इन सब बातों को देखते हुए मैंने बीजेपी को ज्वाइन करके देश की सेवा करने के लिए हमने अपना समय दिया है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि कई मुल्कों में आपने दौरा किया है, विदेश में भी जो है आप काम कर चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसके साथ ही आप कौन कौन से मुल्कों में आपने दौरा किया है? देखिए, विदेश मंत्रालय में रहने के कारण और सेंटर के यूनियन केंद्रीय मंत्रियों के साथ रहने के कारण मुझे विश्व के ज़्यादातर देशों में जाने का मौका मिला। कभी तो मैं उपराष्ट्रपति के साथ गया अपने विभाग विदेश मंत्रालय की तरफ से, कभी मैं किसी और मंत्रालय की तरफ से गया वीवीआईपीज़ के साथ में। तो मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस विदेश की अटेंड की हैं वीवीआईपीज़ के साथ में, उपराष्ट्रपति के साथ में, और मैंने विदेशों के दौरे किए। पर्सनल तौर पे भी मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने परिवार के साथ में
पूरा एक तरीके से देखा जाए तो विश्व का दौरा कर लिया। उसमें हमारे परिवार के और हमारे बच्चे भी साथ होते थे। वो हमारी पर्सनल ट्रिप होती थी, लेकिन सरकारी तौर पे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बात का, और पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। वहाँ पे किस तरीके से क्या हमें जाना है वो मैंने अपने, जब मैं इलेक्शन कमीशन में आया तब मैंने पूरे विदेश मंत्रालय का प्रोटोकॉल को यहाँ फॉलो किया, और उसी का नतीजा था कि मुझे यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इतना प्यार दिया कि मुझे चीफ ऑफ प्रोटोकॉल का दर्जा भी दिया चुनाव आयोग में। और जहाँ कहीं हमारा मूवमेंट करता था कमीशन, उसके लिए पूरी मेरी जिम्मेदारी होती थी, और हर तरीके से चाहे उनको उपहार देने की बात हो विदेशों में, वो मैंने सेटअप बनाया। और आज इलेक्शन कमीशन में जब मैं छोड़ के आया हूँ तो उन्होंने इस बात को सराहा है कि अमीन साहब ने जो है विदेश मंत्रालय की जो नीतियाँ थीं वो हमारे चुनाव आयोग में लागू की, जो कभी लागू नहीं थी। हर तरह का सम्मान और किस तरह का किसका प्रोटोकॉल, किसका क्या स्तर है, यहाँ तक कि गिफ्ट देने तक की बात को हमने विदेश मंत्रालय का वहाँ पर ले जाके पालन किया। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि दिसंबर में जो है गुजरात इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस इलेक्शन को लेके भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने देखा है कि वो अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस तो नहीं करती है, लेकिन अंदर अंदर उनको ऐसी शिक्षा दी हुई है कि वो बिना कैंडिडेट के पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, और करने के साथ में वो अपना अगला ध्येय सामने रखते हैं, ऑब्जेक्ट, कि हमें इस प्रदेश में चुनाव हो गए तो अगले प्रदेश में। तो इसी तरीके से इनके सारे कर्ता एकजुट हो जाते हैं, एक जगह जाके लगते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। उसके कैंडिडेट को भी वहाँ के पता नहीं होता कि हमारा प्रचार प्रसार कौन कर, क्यों? क्योंकि वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्पित है। गुजरात कोई समस्या नहीं है, गुजरात में खुद मोदी जी रहे और इतने सालों से राज चला रहा है, और सभी लोग, मैं समझता हूँ कि समझदार लोग हैं, वो देखेंगे कि देश में क्या डेवलपमेंट हुआ है, प्रदेश में क्या डेवलपमेंट, उस हिसाब से वो वोट करेंगे। और आई थिंक कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनको मिलने वाली है गुजरात में। ये जो विरोधी दल प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि गुजरात कमज़ोर है, ऐसा नहीं कि गुजरात कमज़ोर हो, उनकी निगाहें वहीं पर है। आज आप देख लीजिए कि मोदी जी और हमारे अमित शाह जी वहीं से हैं, दोनों ही बराबर दौरे कर रहे हैं। देखिए, इतने बिजी होने के बावजूद देश के विदेश के कार्यक्रमों के बीच में भी वो गुजरात जा रहे हैं। आप बताइए कि किस पार्टी का आज वहाँ पर प्रभुत्व है, या कौन वहाँ पर अपना जमावड़ा जमा रहा है? नहीं, आप देखिएगा कुछ नहीं होने वाला। गुजरात में भी दोबारा बीजेपी रिपीट करेगी और अच्छे मार्जिन के साथ करेगी। सर, आपके उत्तर को ही जोड़ते हुए मेरा अगला सवाल ये है कि 2024 में के जो इलेक्शन होने वाले हैं, क्या वापस से भाजपा सरकार जो है सत्ता में आ पाएगी? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए तो मुझे बताइए कि विपक्ष में कौन ऐसा विश्व स्तर का नेता है जो हमारे देश को आगे ले जाए। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब प्रदेशों के चुनाव होते हैं, आप प्रधान के चुनाव से लीजिए, गांव का एक प्रधान का चुनाव होता है, उस चुनाव में लोग प्रधान को देखते हैं कि हमारे एरिया का डेवलपमेंट कौन करेगा, उसका व्यवहार कैसा है। उसके बाद फिर आप आ जाइए पंचायत में, फिर आ जाइए एमएलएज में, और इसी तरीके से एमपीज़ में। एमपीज़ को चुनने का मतलब है, देश के लोग जानते हैं कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चुन रहे हैं, एमपी नहीं पीएम को चुन रहे हैं। एमपी से मतलब है मेंबर पार्लियामेंट से, पीएम को चुन रहे हैं। इस पीएम को चुनने के लिए उनके दिमाग में उसी तरह धारणा बनती है, और वो देखेंगे कि आज की हमारे देश में कौन ऐसा नेता है जिसको पीएम प्रोजेक्ट किया जाए या प्रोजेक्टेड है, जिसको हम सपोर्ट करें। आई थिंक समझता हूँ कि मैं 100% मोदी जी के अलावा यहाँ पर कोई दिखता नहीं है। और जो आएंगे भी अपोजिशन की, आपने वहाँ सुनी होंगी कि वो लोग एक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन आपने इससे पहले हमारा जो पुराना तजर्बा है, जनता देश की जानती है कि जब भी ये खिचड़ी सरकारें आईं मिलके, उन्होंने कभी देश का भला नहीं किया, सिवाय देश को लूटने के अलावा उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अगर एक स्थिर, मजबूत और विश्व स्तर का नेता अगर मौजूद है तो वो हमारे यहाँ मोदी जी हैं, और मोदी जी ही देश को चला रहे हैं 8 साल से। कोई आज इनके ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकता कि इन्होंने कहीं पर एक पैसे की बेईमानी की है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी के लिए, और बीजेपी के पास इस कद्दावर नेता का जवाब किसी और पार्टी के पास नहीं है, जिसके हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे मोदी जी ही अगले प्रोजेक्ट होंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, और उनको लोग जनता चिताएंगे, और कंफर्टेबल में जाने से वो भी जीतने वाले हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कल हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 दलित नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके साथ ही उनके शव को जो है मारने के बाद पेड़ से लटका दिया गया है। इस पर विपक्ष की जो पार्टियां हैं
भाजपा सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर आरोप लगा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मुझे और मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो इस तरह की गंदी हरकत की है ये बीजेपी के शासन में नहीं हो सकती, ना बीजेपी के लोग बर्दाश्त करेंगे। यहाँ तक योगी जी का सवाल है, उत्तर प्रदेश में एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने कह दिया है कि ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं वो, या तो वो छोड़ के चले जाए यहाँ से। अगर यहाँ करेंगे इस तरह की हरकतें तो उनको मोदी जी छोड़ने, ना मोदी जी छोड़ेंगे ना योगी जी छोड़ेंगे। अब आप देखिएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट होने वाला है। और जब भी इसकी जांच होगी, ये जांच का विषय है, ये कौन लोग थे क्या थे, उनको पर बुलडोज़र चढ़ा दिया जाएगा। जो हमारे योगी जी को कहा जाता है आज की डेट में कि बुलडोज़र बाबा हैं। आप देख लीजिएगा, उनके घर को तहस नहस कर दिया जाएगा और उनको इस बात की सज़ा दी जाएगी जिस तरह उन्होंने इस तरीक़ा सा व्यवहार किया है एक समाज के अंदर, घिनौना व्यवहार कहूँगा मैं, और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और ना ही मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को बर्दाश्त करेगी और समय बताएगा कि इनके साथ क्या हुआ। और फिर न्यायालय है ही है, तो न्यायालय तो सज़ा देगा ही देगा इनको, तो न्यायालय तो छोड़ने वाला भी नहीं है, लेकिन सरकार भी नहीं छोड़ने वाली। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चुनाव आयोग पर अक्सर विपक्ष पार्टियों द्वारा सत्ताधारी दल के प्रति पक्षपाती होने के आरोप लगते रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई आज की बात नहीं है, ज़माने से चला आ रहा है कि जब भी हम लोग इवन क्रिकेट भी खेलते हैं बचपन में तो कहते हैं उसने बेईमानी कर ली। जो जीत रहा होता है वही जीतेगा, जो हार रहा है वही हारेगा, उसमें उसका कोई एम्पायर का रोल नहीं होता। आप देख लीजिए कि जहाँ तक आप चुनाव आयोग की बात कर रही हैं, इससे पहले जब चुनाव शुरू हुआ था तब डब्बों में होता था, बैलेट बॉक्सेस में हमारे बैलेट पेपर होते थे जिनको चुराया जाता था, लिया जाता था, लोगों के घरों में कुंडी चढ़ा दी जाती थी, उनको वोट नहीं देने दिया जाता था और तरह तरह से लूट के बक्से लेके भाग जाया करते थे। तब भी यही कहते थे विरोधी दल, आज भी कह रहे हैं। आप देखिए ईवीएम का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है हमारी बैटरी ऑपरेटेड है, ना तो ये किसी कंट्रोल से रिमोट से होती है ना किसी चीज़ से होती है, इसमें बैटरी सेल लगे हुए हैं, बैटरी पे आधारित है। जितने वोट पड़ेंगे जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, आप देखिए जब भी कैलकुलेटर आसानी से कैलकुलेटर है, उसमें जो भी आप घटाव जोड़ करेंगे उतना ही उसका बैलेंस आने वाला है। इसी तरीके से हमारी जो जनता है वो उसमें वोट डालती है। अभी तक इसको ये इलेक्शन कमीशन को फिर बदनाम किया गया था बीच में कि हम पता नहीं कहाँ वोट डाल रहे हैं, हम बटन दबाते हैं ए पे और जाता बी पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने पिछले 10 सालों से अपने सुधार किए और पिछले 5 सालों से आपने देखा होगा हमारे अंदर ईवीएम के साथ में एक वीवीपैट मशीन आई। और जब भी जो प्रक्रिया लागू करता है इलेक्शन कमीशन, आपको बता दूँ, जनता को बताना चाहूँगा कि जो भी करता है सबसे पहले सारी पार्टियों के हेड को बुलाता है, वो आए या उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, उनके सामने हर चीज़ दर्शाई जाती है, बताई जाती है और उनके साथ में जिन्होंने रिसर्च की होती है उनको भी कमीशन बुलाता है और पूछने के बाद वो चीज़ें लागू की जाती हैं। तो इसी तरह आपने देखा होगा ईवीएम लागू की गई, उसके बाद वीवीपैट मशीन लागू की गई। वीवीपैट में जब आप दबाते हैं बटन या मशीन पे तो वीवीपैट में झलक के लिए सेकंड्स के लिए आपको दिखता है कब जो हमारा पेपर का टुकड़ा है उस पर लिखा होता है कितने सेकंड बच के कितने मिनट पर किसको वोट डाला और किसको वोट डाला, किस सीरियल नंबर पर डाला, तो उसका नाम सब आ जाता है। लेकिन हम लोग उसको देते नहीं हैं। क्या था कि पहले बैलेट पेपर चले जाते थे, 10 साल तक हमारा रेट पिटीशन इलेक्शन का चलता रहता था, उसमें हमारे बक्से भरे रहते थे। उसके बाद अब मशीनों का भी यही हुआ, जो मशीनें जो हैं हमारे पास कम है और उनसे चुनाव भी कराना होता है, हमारे विदेशों में भी जाते हैं। जैसे हम 4 कंट्रीज़ में इलेक्शन कराते हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान, इवन मालदीव भी, इनके इलेक्शन कराते हैं तो ये हमारी मशीनें लेके जाते हैं। और विपक्षी दलों का तो काम है दुष्प्रचार करना। आपको याद होगा कि जब ये बात आई थी इलेक्शन कमीशन की तो इसमें मैं कहूँगा कि आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये हैक हो जाती है, लेकिन हैक नहीं होती। उसके लिए कमीशन ने सारी पार्टियों को बुलाया और बुला के कहा कि हम आपके सामने हैक करके बताइए। पूरी मशीन खोल के दिखाई गई, उनसे कहा गया, लेकिन कोई भी उस दिन नहीं आया वहाँ पर इलेक्शन कमीशन में, एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी के एक आया वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन उस बात को साबित नहीं कर सके। कहना एक अलग बात है, आरोप लगाना, लेकिन उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। और इसको आज मैं बता दूं आपको, दिल्ली की हर हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, सर्टिफाई किया है और करने के बाद डिसीजन इलेक्शन कमीशन के पक्ष में दिया हुआ है। तो ये सब उनका कहना गलत है। जब वो हार रहे होते हैं
ये याद होगा आपको कि जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी मैंने डिबेट दी। उस डिबेट में मैंने यही कहा था कि ये जो ममता बनर्जी हैं, ये पिछले 10 सालों से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, और वो लेफ़्ट के अगेंस्ट आई थी। तब यही इलेक्शन कमीशन था, यही इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी थे, यही इलेक्शन कराने वाले लोग थे। तब वो कैसे सीएम बन गई अगर बेईमानी हो रही होती? और अब इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर हैं, ये तीसरा इलेक्शन लड़ रही हैं और बेईमानी की बातें करती हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये एक संवैधानिक संस्था है, इसमें किसी का जोर नहीं चलता। जो लोग कहते हैं गृह मंत्री के दबाव में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कमीशन के लोग जवाबदेही हैं, उनकी प्रधानमंत्री को जवाबदेही नहीं है, न ही गृह मंत्री को हो। और एक चीज़ और बता दूं, जिस दिन हमारा इलेक्शन अनाउंस होता है उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है उसी वक्त इमीडिएट, तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी एक चपरासी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ना उसकी कोई पावर होती है। हमारे जो ऑब्जर्वर जाते हैं, जो स्टेट के अधिकारी होते हैं, जो हमारे चुनाव में काम आते हैं, वो सब उत्तरदायी है इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन पे एक्शन ले सकता है, उनको सस्पेंड कर सकता है, उनको जेल भेज सकता है। 1951 का जो हमारा एक्ट है, आरपी एक्ट, उसमें पूरे प्राविधान है कि अगर कोई गलत काम करता है तो चाहे कोई नेता भी हो, उसको भी वो अरेस्ट किया जा सकता है, अधिकारी है उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है, और उनके चेंजेस किए जा सकते हैं। और वो हमारे स्टेट के जो सीईओज होते हैं हमारे स्टेट के, उनकी रिकमेंडेशन पे होता है। उनकी रिकमेंडेशन हमारे ऑब्जर्वर के साथ आती है। तो हमारे जो ऑब्जर्वर हैं उनमें देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आईपीएस है, चुनाव अधिकारी होता है हमारा जो ज़िले का, उसको कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर से सीनियर ऑफिसर वहाँ पे एज ए ऑब्जर्वर होता है, तो जो जनरल ऑब्जर्वर बोलते हैं। हमारे देखिए, जो असेसमेंट करने के लिए है उसको रेवेन्यू सर्विस का होता है, वो आईआरएस होता है रेवेन्यू सर्विस का, कस्टम्स का, एक्साइज का वो होता है कमिश्नर रैंक का आदमी, जो वहाँ पे लगाया जाता है। और ये स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, ना स्टेट उनका ट्रांसफ़र कर सकती है, ना प्रमोशन कर सकती है, ना उनका कोई एक्शन ले सकती है। उनको फुल पावर होती है, ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह की बातें करना निराधार है। मैं इस बात को नकारता हूँ तरीके से कि ये बेकार की बातें हैं और पब्लिक को और जनता को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। ना तो ये नेता काम करते हैं। अगर इस समय पर काम कर रहे होते, अगर इस समय पर जनता का काम कर रहे होते तो जनता इनको चुनती। जनता आज बहुत समझदार है, देख रही है। छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हैं, उनको पता है, गूगल पे जाते हैं, किसी बात को कहिए, उनको समझदारी है। तो जनता भी अब होशियार हो चुकी है और समझती है, देखती है। न्यूज़, डेवलपमेंट, हर चीज़ जो सामने उसकी निगाह में, वो देखने के बाद ही उसको डिसीजन लेती है और पार्टी को जिताती हराती है। उसमें अपने मर्ज़ी से वो कुछ भी कहें कि साहब उन्होंने बेईमानी कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को नकारता हूँ। बिल्कुल सर, आपने ये बात तो बिल्कुल सही की कि आज की जो जनता है वो काफ़ी स्मार्ट है, डिजिटल है। सर, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि सर, अब आप जो है बीजेपी के नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो भाजपा सरकार जो है मुसलमानों के लिए क्या कर रही है? देखिए, मेरा जब आया हूँ मैं इसमें, तो जाहिर सी बात है कि उनको जोड़ने के लिए आया हूँ। मेरा मानना है कि अभी तक माइनॉरिटीज़ को, जो हमारे देश की माइनॉरिटीज़ थी, उसमें आपके सिख हैं, जैन हैं और पारसी हैं, उसमें मुस्लिम्स हैं, ज़्यादातर पार्ट मुसलमानों का है, चूँकि यहाँ मेजॉरिटी मुसलमान हैं। तो यहाँ के देश के लोगों को, जो पहले पार्टियाँ थीं, कांग्रेस का ये रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने बीजेपी से डराया कि ऐसा मत करो। मैं आज ऑन रिकॉर्ड बताने वाला हूँ कि जो बीजेपी का झंडा है उसमें केसरिया के साथ में हरा रंग मिला हुआ है जी। हरा रंग कहा जाता है, मुसलमान उस पर बिलीव करता है, ठीक है। तो जब उनके फ्लैग में मुसलमानों का रंग है तो मुसलमानों को इस तरफ आना चाहिए, पार्टी से जुड़ना चाहिए। ये उनका अपना झंडा भी हो सकता है। नंबर 2, आप देखिए कि जब ये पार्टी बनी 1989 में, उस वक्त अटल जी ने पार्टी बनाई बॉम्बे के अंदर, उसमें अटल जी प्रेसिडेंट हुए। उसके साथ उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, माननीय अडवाणी जी और सिकंदर बख्त को रखा। सिकंदर बख्त मुसलमान थे, दिल्ली के थे, वो भी एक जनरल सेक्रेटरी थे। तो मैं कहता हूँ 1 रुपये बन गया पूरा। 1 रुपये में हमारा 25 पैसे का हिस्सा है, यानी सिकंदर बख्त साहब जनरल सेक्रेटरी थे। तो उस वक्त से मैंने देखा कि शायद मुसलमानों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी गई, बताया नहीं गया, या मैं समझता हूँ एक तरफ से बीजेपी की पार्टी के जो पुराने लीडर्स थे
उन्होंने भी उनको सही तरीके से समझाया नहीं, बताया नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान दूर होता गया और कांग्रेस की पार्टी ने फ़ायदा उठाया। आज आप देख लीजिए, सच्चर कमेटी को उठा के देख लीजिए। सच्चर कमेटी मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसको उठा के कूड़े की बाल्टी में डाल दिया। अगर उनको कुछ मुसलमानों को भला करना होता तो वो इस बात को देखते और उसको लागू करते। अब आज देखिए, आज मोदी जी क्या बात करते हैं। मोदी जी का सिर्फ ये कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए और सबका विश्वास। इसमें उन्होंने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं कहा। आप गांव उठा के देख लीजिए, गांव में देखिए सबसे ज़्यादा गरीब मिलेगा मुसलमान और हरिजन मिलेगा। इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, आज अपर क्लास को नहीं फ़ायदा हुआ है। जो भी मोदी जी की स्कीम्स हैं, चाहे वो बिजली गई हो या पानी गया हो, जनरल सबको मिला है, ऐसा कोई नहीं कोई बचा हो, और उसका सबका फ़ायदा हो रहा है। चाहे वो उनको गैस की सब्सिडी हो या जो भी छूट हो, इवन उनकी हेल्थ की स्कीम जो है बहुत अच्छी स्कीम है, आयुष्मान। आयुष्मान में भी जो इलाज हो रहा है गाँव वालों का हो रहा है। तो गाँव वाले में ज़्यादातर वो गरीब लोग हैं, गरीबों में ज़्यादातर मुसलमान आज भी पिछड़ा हुआ था। तो इसलिए मोदी जी को वोट मिल रहा है, इसीलिए नहीं मिल रहा है। उन देख रहे हैं लोग कि हमको भला कौन कर रहा है। उसका नतीजा है कि मोदी जी अपर हैंड है, उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि पहले तो आजकल गूगल है, नेट है, सभी चीज़ें हैं, हर एक जगह पूरी आज़ादी है कि वो नेट पे जाएं। अपने माइनॉरिटी अल्पसंख्यक विभाग, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, वक्फ बोर्ड, सभी जगह पे सब नेट पे मौजूद हैं। उनसे देखें, बात करें, उन अधिकारियों से बात करें। अगर फिर भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सेंट्रल बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठता हूँ। मेरा रूम नंबर है 338 और मेरा फ़ोन नंबर है 9999684640 और 6A पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, बीजेपी हेडक्वार्टर, वहाँ पे आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं उनको हमेशा मदद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी, जिन्होंने अहम मुद्दों पर हमसे बात की। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NBC हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।